गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका राज सर, आपका अपना चैनल डिग्निफाई इंडिया एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए बाबू, इसके पहले मैंने जो भी वीडियो अपलोड किए हैं बाबू, ठीक है ना, मेरे ख्याल से 4 वीडियो अपलोड किया हूँ मैं, और उन चारों वीडियो में आप लोगों को यही बताई गई थी किसके बारे में बाबू, क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में। सॉलिड स्टेट चैप्टर का नाम आपका ये, और क्या है बाबू, चैप्टर का नाम क्या है बाबू, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का था ठोस अवस्था, और उसका एक टॉपिक था क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल जो, उसको मैंने पढ़ाया, आप लोगों को बताया ऑनलाइन के माध्यम से। और उसमें आप लोग को डिफेक्ट में यही चीज़ें बताई गई थी कि डिफेक्ट कितना तरह का होता है बाबू, 3 तरह का होता है, और डिफेक्ट होता क्यों है सारी चीज़ आप लोग बता दी गई है, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्या बताया गया था, किसी भी क्रिस्टल के जो क्रिस्टल जालक के जो क्या होते हैं बाबू, एटम्स होते हैं, तो उनके जो नियमित क्रम का जो विचलन होता है, ठीक है ना बाबू, पूर्ण से जो विचलन हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं। और उसी के आधार पर हम लोगों ने क्रिस्टल को 3 हिस्सों में बांटा था बाबू, क्रिस्टल डिफेक्ट को 3 हिस्सों में पढ़ा था, रस समीकरणीय, अरस समीकरणीय और इम्प्यूरिटी, अर्थात क्या तो अशुद्धि दोष पता था, ठीक है ना बाबू। खैर उसको हम लोग पढ़ लिया है। आज है उसी का एक टॉपिक है बाबू, सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक है बाबू, क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है बाबू, ठीक है ना। इसको हम लोग आज लोग जानेंगे, ठीक है। ये है क्या, किसी सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरह से होता है, कैसा होता है, उसको हम लोग बाबू जानेंगे, ठीक है ना। उसके लिए सबसे पहले हम कुछ ये जो उसी से संबंधित तथ्य है, क्या समझो वही है। देखिए धातु के, यहाँ पे मैंने धातु लिखा है ना बाबू, यहाँ पे क्या होगा, ठोस होगा, क्या होगा बाबू, ठोस, गलती लिख दिया है मैंने, तो यहाँ पे हो जाएगा ठोस। ठोस के चुंबकीय गुण, देखिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ, समझाने से पहले मैं इसको सबसे पहले पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थ में चुंबकीय गुण अवश्य मौजूद रहते हैं। क्या रहते हैं बाबू, चुंबकीय गुण अवश्य मौजूद रहते हैं। इन चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति इनमें निहित इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, ठीक है बाबू। देखिए प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं बाबू, जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, यहाँ तक हम लोग सारे पदार्थ, ठीक है ना, उनमें चुंबकीय गुण अवश्य मौजूद रहता है। चुंबकीय गुण का ही देना कि आज हम लोग क्या है बाबू, पृथ्वी पर टिके हुए हैं, पृथ्वी पर हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, टिके हुए, पृथ्वी सत्ता पर हम लोग टिके हुए हैं बाबू। यदि इस तरह से नहीं होता, चुंबकीय गुण हम लोग के अंदर नहीं होता या पृथ्वी के अंदर नहीं होता, तो हम लोग भी आसमान में तैर रहे होते, ठीक है ना। आप ये भी जानते हो कि पृथ्वी का क्या है, चुंबक का एक अपना उसका सीमा है, उसका अपना रेडियस है, तो कहाँ तक के लोगों को क्या कर सकती है, अपना प्रभाव में रख सकती है। अंतरिक्ष में देखते हैं ना बाबू, चुंबक नहीं रहता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, और जब वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाते हैं बाबू तो क्या करते हैं, अपने साधन को लेकर जाते हैं ताकि वो आराम से फिर क्या हो सके, पृथ्वी पर जा रहा है तो फिर पृथ्वी पर आराम से वो आ सके। तो वही कह रहा है कि प्रकृति में जितने ही पदार्थ हैं बाबू, उन सब में क्या होता है बाबू, चुंबकीय गुण मौजूद रहता है, ठीक है ना। और इन चुंबकीय गुण की उत्पत्ति उनमें निहित इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। प्रत्येक पदार्थ एटम से बना है, और एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्वाभाविक है कि जब पदार्थ है और एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी है। एटम का होना सत्य है तो इलेक्ट्रॉन का होना भी क्या बाबू, सत्य है। तो उनके इलेक्ट्रॉन के कारण होती है बाबू, ठीक है ना। अब यहाँ पे है कि एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक अति सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। स्वाभाविक है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बाबू, बहुत माइनर, बहुत छोटा चुंबक की तरह क्या करते हो, व्यवहार करता है, और चुंबकीय आघूर्ण की व्यवहार करता है, ठीक है ना। जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, अति सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। आगे देखते हैं किसी पदार्थ के चुंबकीय गुणों का अध्ययन उनमें चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण का मतलब होता है वो मात्रा, चुंबक की मात्रा, ठीक है ना। तो चुंबकीय गुणों का अध्ययन किस तरह करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का मतलब कितनी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र अर्थात चुंबक का प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति 2 प्रकार की होती है बाबू। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण कितना तरह से उत्पन्न करता है, 2 तरह से। उसमें पहला है
इलेक्ट्रॉन से संबंधित है तो नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करता है। पहला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करता है। क्या करता है बाबू, नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरा है अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण करता है। ये तो बात आप लोगों को समझना पड़ेगा। हम ये पहले से जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है बाबू, नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन आवारा की तरह क्या करता है बाबू, चारों तरफ उसके ऑर्बिट में क्या करता है बाबू, घूमते रहता है। उसका कक्षा में क्या होता है बाबू, घूमते रहता है, ठीक है ना। तो ये तो बात आप समझ रहे हैं कि नाभिक की तरह इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति होती है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति होती है। और ये जो बात इसको थोड़ा समझने वाला है, ये बात आपको समझने वाला है बाबू कि अपने अक्ष के चारों ओर क्या करता है बाबू, इलेक्ट्रॉन गति करता है। अपने अक्ष के चारों ओर क्या करता है, चक्रण की गति करता है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहा है चारों बगल, फिर वो खुद मतलब अपने आप ऐसे घुमाते रहता है, ऐसे अपना क्या करता है, घुमाते रहता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं स्पिन मोशन, इसको बोलते हैं ऑर्बिट मोशन। देखिए इसको समझना है तो आप लोग देख लीजिए, क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है ना बाबू, क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है वो क्या करता है बाबू, जब बॉल को अपने टारगेट पर फेंकता है, अपने लक्ष्य पे फेंकता है, तो बॉल में एक गति होती है, किसके कारण, उसको बाह्य बॉल के द्वारा उसको फेंकने के कारण। तो बॉल तो जा रहा है भाई किसके अनुसार, भाई बॉलर बॉल को फेंक रहा है उसके अनुसार आगे जा रहा है, ठीक है ना। फिर वो आगे जा रहा है तो बॉल की मतलब आगे जा रहा है तो ठीक है, लेकिन बॉल रास्ते में क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, ऐसे घुमाते रहता है, अपने आप को ऐसे घुमाते रहता है। तो जा रहा है तो कैसे कह सकते हैं कि मतलब मैंने इसके हिसाब से कह सकते कक्षीय गति कर रहा है, चाहे सीधी दिशा में क्या कर गति कर, लेकिन बॉल खुद रोटेट कर रहा है, अपने आप में रोटेट कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, उसको हम कहते हैं चक्रण गति। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी को ले लीजिए, पृथ्वी क्या करती है बाबू, पृथ्वी क्या करती है बाबू, मान लीजिए कि पृथ्वी है और ये क्या है, सूर्य है। तो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है बाबू। तो एक बार सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ये तो हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कक्षीय गति करता है, ऑर्बिट के चारों का, नाभिक के चारों का करता है, वो वैसे घूमते रहता है। और दूसरा बात कि पृथ्वी खुद घूमती रहती है, पृथ्वी क्या होती है, खुद घूमती रहती है, पृथ्वी खुद घूमती रहती है, ठीक है ना। अपने आप को भी क्या करती है, पृथ्वी घुमाते रहती है, ठीक है ना, अपने आप को भी क्या करती है, पृथ्वी घुमाते रहती है। तो इसी के कारण दिन और रात होता है बाबू। पृथ्वी अपने अक्ष मतलब सूर्य की परिक्रमा तो कर ही रही है और अपने अक्ष पर भी क्या करती है बाबू, ऐसे रोटेट करते रहती है, ठीक है ना, रोटेट करते रहती है। तो उसके कारण क्या होता है, हम लोग दिन और रात क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो उसको कह सकते हैं इसके हिसाब से स्पिन, अपने आप को क्या करती है, चक्रण करती है, एक चक्कर लगाती है, तब जाकर के दिन और रात होता है, ठीक है ना। आगे है बाबू, तो ये बात आप समझ चुके हैं। ऐसा लट्टू भी ले सकते हैं आप लोग, लट्टू जो होता है ना बाबू, लट्टू, तो कोई भी व्यक्ति जब उसको रोटेट कराता है, नचाता है, तो लट्टू क्या करता है, चारों तरफ सर्कल की तरह से घूमता रहता है और खुद घूमता रहता है। एक तो मतलब दूरी तय कर रहा है, वृत्ताकार दूरी तय कर रहा है, और दूसरा क्या करता है बाबू कि वो अपने आप को भी नचाते रहता है। तो उसको कह सकते हैं स्पिन करता है अपने आप को, और वो जो दूरी तय कर रहा है उसको परिक्रमा करता है, मतलब वो कक्षीय गति करता है, ठीक है ना। देख रहे हैं स्पिनर जो बॉल होता है ना, बॉलर जो होता है, स्पिनर बॉलर होता है, तो बॉल को क्या करता है, हाथ मतलब फेंक तो रहा है, तो आगे तो फेंक रहा है, बात सही है, लेकिन क्या करता है, हाथ की कला से क्या करता है, बॉल को बहुत ज्यादा क्या करता है, रास्ते में रोटेट करा, जैसे बॉल, जैसे काम बॉल गिरते गिरते क्या होता है, तुरंत या तो लेफ्ट दिशा में या राइट दिशा में क्या होता है, रोटेट करते लगता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या करता है बाबू, गति करते रहता है। ये फिगर देखिए, ये दिखाया गया ना बाबू, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, कक्षीय गति कर रहा है। और यहाँ पे जो ये दिखाया है बाबू, ये जो दिखाया है ना बाबू, ये जो दिखाया है, ठीक है, ये क्या कर रहा है बाबू, अपने आप को स्पिन कर, अपने आप को घुमा रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, इसमें चुंबकीय यानी चुंबक की मात्रा इसमें आ जाती है, ठीक है ना बाबू। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति के कारण और इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण इसमें चुंबकीय आघूर्ण की मात्रा आ जाती है, इसमें चुंबकीय गुण क्या होती है बाबू, आ जाती है, और बहुत कम होती है। क्या होती है बाबू, बहुत कम होती है, आगे कहीं दिखाए गए होंगे, ठीक है ना। तो ये बात आप मुझे लग रहा है आप समझ गए। किसी पदार्थ के चुंबकीय गुण का अध्ययन उनके चुंबकीय आघूर्ण के मात्रा के आधार पर किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, ठीक है ना। और चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है, ऑर्बिट मोशन से और स्पिन मोशन से होती है, ठीक है ना। फिर आगे है कि इलेक्ट्रॉन एक आकर्षित कण होने के कारण तथा
इनके गतियों के कारण इसे एक छोटे विद्युत परिपथ माना जाता है। इलेक्ट्रॉन को एक तो उससे ऋण आवेश रहता है और दूसरा क्या होता है बाबू, कि वह गति करता है। इसके कारण क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं बाबू, उसको हम लोग विद्युत परिपथ मान लेते हैं, अर्थात उसको चालक मान लेते हैं, ठीक है ना। जिसके फलस्वरूप चुंबकीय आघूर्ण उसमें आ जाता है, यानी पाया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन स्थायीकरण और चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित रहता है। जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है किसी पदार्थ में पाया जाता है, सबका सबका होता है, एक तो स्थायीकरण के लिए और दूसरा चुंबकीय आघूर्ण से क्या रहता है, हमेशा संबंधित रहता है। इस चुंबकीय आघूर्ण की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। मैंने आपको यही बताया था आप लोग, क्या होती है बाबू, बहुत कम होती है। चुंबकीय आघूर्ण की मात्रा क्या होती है बाबू, बहुत कम होती है। एक नोट है जो याद करना लायक है बाबू, ठीक है ना। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई, चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बोर मैग्नेटोन होता है। क्या होता है वो, बोर मैग्नेटोन, यानी बीएम कह सकते हो। और इसे म्यूवी के द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। और एक बीएम अर्थात एक बोर मैग्नेटोन का वैल्यू कितना होता है, 9.27 × 10⁻24 स्क्वायर पर एम्पियर होता है, ठीक है ना। और म्यूवी का वैल्यू तो उसी को ऐसे लिखो, म्यूवी लिखा, ठीक है ना। इसको देखिए, मैं इस वीडियो में 2 या 3 वीडियो अपलोड करूंगा इसको समझने के लिए, इसको समझाने के लिए, ठीक है ना बाबू। ये तो हमको लग रहा है आप समझ गए हैं, लेकिन और बेहतर तरीका समझने का आप लोगों को और अच्छी तरह समझे तो मैं इसमें 2-3 वीडियो इसमें ऐड करूंगा इसके अलावा, ठीक है ना, बीच में ही। तो आप इसको आराम से समझ जाएंगे कि हमने क्या कहना चाह रहा था इसके बारे में, कि ये कक्षीय गति का होता है और ये चक्रण गति का होता है। आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है ना बाबू। तो इसको हम आप लोग बढ़िया से समझ गए मुझे लगता है। अब देखते हैं बाबू, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग अब आगे देखते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन मैटर या सबस्टांस। किसी पदार्थ में चुंबकीय गुणों का वर्गीकरण कैसे बांटे हैं। देखिए, 5 तरह के होते हैं बाबू। अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस, और लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस होता है। प्रतिलौह चुंबकीय एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस, और लघु लौह चुंबकीय फेरीमैग्नेटिक सबस्टांसेस कह सकते हैं, या फेरीमैग्नेटिक इसको हम लोग कह सकते हैं। देखिए, ये बातों से हम लोग मतलब इससे तो हम बहुत ज्यादा पहले परिचित थे। 3 गो से हम लोग पहले बहुत परिचित थे। डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, इन सारी चीजों में आप लोग को इसके बारे में आप लोग को बताया गया है। लेकिन इसके आयनों के आधार पर बताया गया, एटम के आधार पर बताया गया। लेकिन ये थोड़ा सा मॉडर्न है, या उससे हट के है, या उसको कहे तो और ज्यादा जानकारी के लिए हम लोगों ने इसको जानेंगे, ठीक है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ, पहला क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ, इसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस। पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस, देखिए, वैसे पदार्थ चुंबकीय बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। मतलब बाहर, मतलब कोई पदार्थ है और चुंबक क्षेत्र से मतलब बाहर कोई चुंबक उसमें नहीं है, बाहर है, तो उससे हो करके जब उसको हम लोग गुजारते हैं ना बाबू, तो क्या होता है बाबू, उसके तरफ वो आकर्षित होता है। हम पहले बताए इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण की मात्रा होती है, अर्थात उसमें चुंबक की मात्रा होती है। तो जब वो चुंबक से उसको गुजारेंगे ना बाबू, चुंबकीय क्षेत्र से, तो क्या होगा, उसके तरफ वो आकर्षित हो जाएगा। मान लीजिए, देखिए इसको बढ़िया समझ के, मान लीजिए एक चुंबक है, ये एन हो गया, मान लीजिए एस हो गया। कोई पदार्थ है, उससे इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। लेकिन जैसे ही इसके पास आएगा, ऐसा मान लीजिए कि इसके बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजर रहा है, जैसे इसके पास आएगा, इसके तरफ ऐसे खींचा चला आएगा, और फिर अपने बाद में अपने पूर्व पथ में क्या हो जाएगा, मतलब जब तक क्या है, चुंबकीय प्रभाव में है, तब तक वो उससे खींचा चला आएगा, और फिर बाद में पूर्व मार्ग में अपना लेगा, पूर्व मार्ग का कलर अपना लेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे, देखिए इस तरह से अपना मार्ग अपना ले, और फिर बाद में जैसा था वैसे ही चला जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या होता है, वो ये आकर्षित होता है। जो पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस होते हैं, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर क्या होता है, वो आकर्षित होते हैं, मतलब उससे खींचे चले आते हैं, ठीक है ना। तो मतलब आप लोग ये समझ गए, ठीक है। और जब ये प्रभाव हट जाएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ चुंबक हटाएंगे, फिर सीधा हो जाएगा, मतलब अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब जब तक इस प्रभाव में था, तब तक क्या हुआ बाबू, आकर्षित हुआ, अट्रैक्टिव हुआ इसके तरफ, और नहीं हुआ तो हट गया, बिल्कुल इसमें चुंबकीय गुण का समाप्त हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए,
आगे देखते हैं, एक एक लाइन पढ़ के मैं आप लोगों को समझाता जाऊंगा ताकि आप लोग बेहतर तरीके से क्या कर सके, इसको समझ सके, ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन न रहे। इन पदार्थों की, आगे देखते हैं, इन पदार्थों के परमाणु या अणुओं के आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बहुत पहले पता था आप लोग, याद कीजिए, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उन सब में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख करके और सबका पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का जब मैं संरचना खींचता था बाबू, जब ऑर्बिटल वाइज उसको दिखाता था, आप लोग को दिखाता था कहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन भर करके आप लोगों में दिखाता था। तो हम लोग उसके द्वारा पता कर रहे थे कि कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायमैग्नेटिक है और कौन फेरोमैग्नेटिक है, और उसमें हम लोग ने म्यू अर्थात चुंबकीय आघूर्ण की मात्रा को भी हम लोग निकाले थे बाबू, इस फार्मूला से बताया गया आप लोगों को, ठीक है ना। वही यहाँ पर देखते, ये बात वहीं से ली गई है कि इन पदार्थों के परमाणु या अणुओं के आयनों में अयुग्मित अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर क्या होता है, इनका गुण क्या होता है बाबू, समाप्त हो जाता है। हटा लेंगे तो क्या होता है, इनमें चुंबक तो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, यानी कि वो परमानेंट नहीं रह पाता है। चुंबकीय गुण इसमें क्या होता है, परमानेंट नहीं रहता है बाबू, ठीक है ना। देखिए जैसे ये देखिए ऑक्सीजन है, क्या बाबू, ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन O2 लिखा हुआ है, यहाँ पे O2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे O2 को छोड़िए, सबसे पहले जानिए ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन क्या होता है, 1s2, 8 होता है ना बाबू, 1s2, 2s2 और 2p6 होना चाहिए, लेकिन 4 होगा क्योंकि 8 ही होता है ना। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल देख रहे हैं, तो 1 2 3 और ये 4, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना बाबू। तो इस दृष्टिकोण से क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा बाबू, पैरामैग्नेटिक होगा। तो O2 भी क्या होगा, इसके आधार पर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। उसी तरह टिटानियम ऑक्साइड हो सकता है, Cu+2 हो सकता है, Fe+3 हो सकता है, Cu हो सकता है, Bo हो सकता है, Mn Cr+ हो सकता है। लेकिन देखिए, तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं कि ये क्या होता है बाबू, ये क्या होता है बाबू, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है। इसके इंडियन में कैसे भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो जिनका मतलब कोई भी मतलब 4 ही ब्लॉक होता है ना बाबू, S, P, D, F, तो जिनके बाह्यतम मतलब ऑर्बिटल जो होता है बाबू, किसी एटम का जो ऑर्बिटल होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है बाबू, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है ना। तो इस सबका आप लोग चाहेंगे तो आराम से क्या कर सकते हैं आप लोग, नंबर वाइज कर करके आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोग आराम से लिख सकते हैं, और लिख करके उसका आप कह सकते हैं कि हाँ ये डी ब्लॉक का है तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतना पाया जा रहा है, और एफ ब्लॉक का है तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतना पाया जा रहा है, या पी ब्लॉक का है तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतना पाया जा रहा है। इस तरह से क्या होगा बाबू, ये पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन देखिए ये जो बात है ना, ये केवल किसी एटम के लिए कर सकते हो, किसके लिए बाबू, किसी एटम के लिए कर सकते हो, या किसी आयन के लिए, या किसी एलिमेंट को, सब फ्री एलिमेंट के लिए कह सकते हैं कि हाँ ये नियम इस पर लागू हो जाएगा, ये नियम इस पर लागू होगा, हाँ ये बाबू क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ये नियम इस पर लागू हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब कोई मोलिक्यूल हो, जैसे मान लीजिए कि ये है, ये मोलिक्यूल हो गया, ये मोलिक्यूल हो गया, कंपाउंड भी कर सकते हैं, ये भी हो गया, तो ये मोलिक्यूल कर सकते हैं, या इसको हम लोग कंपाउंड जो भी कर सकते हैं। तो इसका कैसे पता करेंगे हम लोग, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला बात है। और यदि मैं आप लोगों को ऑफलाइन क्लास लिया होता तो आप लोग जरूर यहाँ से हमसे, मतलब यहाँ तक तो आप हमसे नहीं पूछते, क्योंकि ये बातें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रही है, ठीक है ना। ये तो खैर क्लासिफिकेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात यहाँ से शुरू होता है कि सर इसके लिए तो सही, इसके ये भी मोलिक्यूल है बाबू, ठीक है ना, इसके लिए तो हम समझ रहे हैं, जो बताएं इसके लिए हम समझ रहे हैं, जो बताएं इसके लिए समझ रहे हैं कि कैसा होगा, इसका हम लोग नेचर पता कर लेंगे कि पारा होगा कि डाई होगा कि फेरो होगा, इस पता कर लेंगे। लेकिन टिटानियम ऑक्साइड है तो इसको कैसे पता करें, क्योंकि ये मॉलिक्यूल भी है, कहे तो से हम लोग यौगिक बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका कैसे पता करेंगे, तो भाई यहाँ तक प्रश्न उठता है। यदि मैं आप लोग वहाँ पे मैं होता था तो जरूर हमसे पूछते, सोनम तो पक्का पूछती कि सर ये कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, या सोहिद पूछता है सर, ये बात हम लोग को पहले नहीं पड़ रही है। हर लड़का पूछता, जितने भी लड़का मेरे पास पढ़ता है बाबू, सब पूछता हमसे आखिर सर ये कैसे हो गया, इसको हम कैसे पता करेंगे, इसको कैसे पता करेंगे, इसके अलावा और भी रहेगा तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि पारा होगा कि डाई होगा कि फेरो होगा, ठीक है। खैर भाई, जब समस्या है तो उसका समाधान भी है,
और इसका बहुत सरल समाधान है, बहुत बहुत सटीक समाधान बाबू इसका। मैं एक नोट आप लोग लिखने जा रहा हूँ, समझिए कि ट्रिक है, उसको आप लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। इससे संबंधित प्रश्न जितना भी आएगा बाबू आप लोग उसको भूलेंगे नहीं। देखिए ये तो मतलब ये तो आप इसमें तो आप लोगों को दिक्कत नहीं है ना बाबू। देखिए इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, डी ब्लॉक में पढ़ाया हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। लिख करके से बताया हूँ बाबू, बहुत क्वेश्चन इससे आप लोग बनाए हो, टेस्ट में भी आप लोग उसी आप लोग बहुत क्वेश्चन बनाए थे आप लोग, ठीक है ना। लेकिन ये प्रश्न उठता है, निश्चित हमसे प्रश्न करती, ठीक है ना। हर लड़का और लड़की हमसे प्रश्न पूछता जो मेरा क्लास अटेंड करता है ऑफलाइन बाबू, ठीक है ना। आप हम जरूर पूछते। तो खैर अब वो कन्फ्यूजन मान लीजिए कि आपके अंदर क्रिएट हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे नहीं हो, तो हम ही आपके तरफ से क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, हम उसका क्या करेंगे, समाधान करेंगे। आपके तरफ जो मन में प्रश्न उठेगा हम उसका खुद आपसे पूछ, आपके थ्रू, यानी कि आपके तरफ से मैं अपने आप से पूछूंगा और फिर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं एक नोट लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यदि किसी मोलिकुल, यानी कह सकते हैं मोलिकुल कह सकते हैं, या आयन भी कह सकते हैं, या एटम भी कह सकते हैं बाबू आप लोग, या कंपाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये जो बता रहा हूँ सबके लागू हो रहा है, और ये केवल आयन और एटम के लागू होता है, ठीक है ना बाबू, इस पर लागू नहीं होता है। यदि कोई मोलिकुल हो गया, आयन हो गया, या एटम हो गया, एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, उनके यदि किसी मोलिकुल, आयन, एटम या कंपाउंड के सभी इलेक्ट्रॉनों का योग, इलेक्ट्रॉन्स का योग या तो विषम संख्या हो या 10 हो, ऐसे लिखता हूं, या 10 हो या 16 हो, तो वे सभी पदार्थ मैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। पारा मैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। अन्यथा डायमैग्नेटिक होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको बढ़िया समझना है, पूरा को बढ़िया समझना है। तो ये नोट आपको एकदम बिल्कुल याद आना चाहिए। समझिए कि बहुत बड़ा क्या है बाबू, ये मतलब हनुमान है आपको समझाने के लिए ये, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये। जैसे समझ लीजिए ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन O2, तो 2 बार है ना हो, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाबू, 8 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा 16। अब देखिए नोट में मैं आप लोग बताया 16 आ गया, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लोहा का 26 होता है ना बाबू, Fe+3 लिखे है ना, तो 26 है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का निकल जाएगा, बाहर निकल जाए, तो प्लस चार्ज है, तो कहाँ हो जाएगा बाबू, ये क्या हो जाएगा 23। तो हमें भी तो लिखना है ना कि विषम संख्या हो, तो विषम है कि नहीं है, तो क्या होगा, पारा मैग्नेटिक नेचर का होगा। इसमें किसी का देखिएगा बाबू आप लोग, तो क्या होगा बाबू, और कोई देखते हैं तो उसमें यदि ये तीनों बातें दिखती है, या तो 10 हो इलेक्ट्रॉनों का जो क्या बाबू, या तो 10 हो, नहीं तो कोई विषम संख्या हो, नहीं तो 16 हो, तो क्या होगा बाबू, वो पारा मैग्नेटिक नेचर का होगा, अर्थात वो अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। बहुत सिंपल तरीका है, मुझे लग रहा है आप लोग पूरा का पूरा आप समझ गए हैं। अब कोई आप लोग के पास कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है ना। आप इसको बढ़िया से समझ गए हैं बाबू, ठीक है ना। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इसको खूब बढ़िया से कलम कॉपी लेकर के इसको नोट कर ले, और आराम से जो भी मैं क्वेश्चन छोड़ाऊंगा आपके लिए छोड़ाऊंगा बाबू, ठीक है ना। आराम से देखिएगा किसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, और सूत्रों घटा करके आप देख लेंगे कि इस नियम को पालन कर रहा है कि नहीं। आप आराम से बता सकते हैं कि पारा होगा कि डाई होगा कि फेरो होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम पारा का मतलब है, पारा मैग्नेटिक हमको मतलब बाबू, तो आप लोग उस पर ध्यान देंगे।
अनुचुंबकीय पदार्थ को हम लोग को जानना है, तो हम लोग केवल उसी को पॉइंट आउट करना है। तो मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो समझ गए हैं बाबू आप लोग। और यदि वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो तो बाबू इसको आप लोग जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसको खूब शेयर करें, ताकि सब लोग इसका लाभ ले सके, जो लोग इससे वंचित हैं बाबू। ठीक है ना, ये पूरा डिटेलिंग है, इसमें थोड़ा भी मतलब आप लोग कंजूसी नहीं की गई है कि आप लोग इसमें कोई पदार्थ मतलब कोई भी टॉपिक को चुराया गया बाबू। ठीक है ना, इसको अधिक से अधिक प्रयास किया गया है कि आप लोग आपको क्या हो बाबू बढ़िया से ये टॉपिक समझ में आए। ठीक है, तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले, लेकिन हाँ इसको नोट भी करें और इसको याद भी करें। ये नहीं कि केवल पढ़ लिए देख लिए समझ में आ गया इसको छोड़ देंगे, इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। क्योंकि देखिए ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री से संबंध तो रख ही रहा है, आपके ऑर्गेनिक से भी रखेगा और आपके इनऑर्गेनिक से, और कभी कभी मुझे लग रहा है कि ये फिजिक्स से भी थोड़ा बहुत रख सकता है, लेकिन ये तो केमिस्ट्री के तीनों पोर्शन में करेगा बाबू। इसका महत्व है और ये याद है, तो आप तीनों हिस्सों में से कोई भी क्वेश्चन आता है आप लोग आराम से उसको बना सकते हैं। ऑर्गेनिक में वही जोड़ देगा, जोड़ लीजिएगा इलेक्ट्रॉनों का जो कितना हो जाता है, इसको पालन कर रहा था आराम से बता दीजिए पारा फिर होगा। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत काम करने वाला है बाबू, ये बहुत काम करने वाला है। किसी भी कंपाउंड को आप लोग बता सकते हो तो पारा फिर होगा। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है बाबू, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले टॉपिक के साथ। बाकी बच रहा है प्रति चुंबकीय लौह चुंबकीय और ये प्रति लौह चुंबकीय और लघु चुंबकीय, एक वीडियो में हम इसको देख लेंगे और बढ़िया समझ जाएंगे। और यदि आपको ये बात समझ में आ गई है तो ये बाकी का एकदम बिल्कुल बढ़िया समझ में आपको आएगा। ठीक है ना, ये तो आप समझ रहे हैं ना, किसी भी एलिमेंट के यदि उसका जो ऑर्बिटल में ऑन पेड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो पदार्थ क्या होता है, पैरामैग्नेटिक का होता है, चाहे डी ब्लॉक हो, एफ ब्लॉक हो या पी ब्लॉक हो। ठीक है ना, ऐसे कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, अभी फिलहाल SPDF है तो उन्हीं 4 मॉडल देखेंगे। ठीक है, बाहर कहीं जाने की हम लोग को आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को समझ लिए हैं बाबू और इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग क्या करें, कमेंट करें कि सर ये यहाँ पे ये चीज़ आप छोड़ रहे हैं, हम प्रयास करेंगे कि उसको बढ़िया से उस पर अध्ययन करके और बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा सकें। ठीक है, चलिए तो फिर मिलता हूँ लोग बाबू अगले वीडियो में। ठीक है ना, जब इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा तो बाकी जो चीज़ें छूटी गई बाबू आप लोग को बता दी जाएगी इसमें। धन्यवाद।